हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। रायज़दा हाउस में रात को महक देख रही थी कि अहान कितना परेशान है। उसने कहा, अहान, प्रॉपर्टी वसीयत जायदाद के कारण आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? ये सब बहुत ही खोखली चीज़ें हैं। जायदाद आपको मिले या ना मिले, लेकिन आपका परिवार आपके साथ है। मैं आपके साथ हूँ, अहान ने जवाब दिया। महक, बात सिर्फ जायदाद की नहीं है, बात है अब शुभम और मेरी अकड़ की। शुभम ने मुझे कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर समझ लिया है। ऊपर से वो प्रॉपर्टी के लिए बिल्कुल पागल सा हो गया है। ऐसा लगता है न जाने क्या कर देगा। शुभम को उसकी असली औकात दिखाने के लिए मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं इस लड़ाई को पूरे दिलो जान से लड़ूं। अहान को इतना परेशान देखकर महक को उसकी चिंता सी हो गई थी, कहीं वो अपनी नफरत में कुछ उल्टा सीधा फैसला ना ले ले। पर वो ये भी जानती थी कि बात कुछ और भी है जो हान उसे नहीं बता रहा। अगले दिन रायज़दा खानदान के सभी सदस्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलकर मीटिंग रूम में लॉयर पवन का इंतजार कर रहे थे। सभी जानना चाहते थे कि कौन है जो इस पूरे एम्पायर का मालिक बनने वाला है। वहां बैठे बैठे शुभम ने अनन्या से कहा, मैं अभी भी तुम्हें मौका दे रहा हूं, मुझे अपने शेयर्स बेच दो, पैसे लो और जाकर कोई इंटरनेशनल ट्रिप करो। वैसे भी आज नहीं तो कल एक अमीर खानदान में तुम्हारी शादी हो ही जाएगी, तो क्यों हिस्से के चक्कर में अपने भाइयों के साथ अपना रिश्ता खराब कर रही हो? अनन्या ने हंसते हुए शुभम को जवाब दिया, अगर अपने भाइयों से रिश्ता बनाने की बात है तो मैं अपने शेयर्स आपको क्यों बेचूंगी? क्या मुझे मेरे भाइयों से शेयर्स के बदले में पैसे चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। मैं ये शेयर्स बिना 1 रुपये भी लिए आहान भाई को दे दूंगी, लेकिन तुम सोचना भी मत कि तुम्हारे हिस्से में मेरी तरफ से कुछ आने वाला है। शुभम ने गुस्से में अनन्या को देखा और कहा, तुम आहान के लिए कितना ही कर लो, उसकी पहली प्रायोरिटी हमेशा महक रहेगी। अनन्या ने हंसते हुए जवाब दिया, वो मुझे पता है, मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ, लेकिन बात यहाँ प्रायोरिटी की नहीं, अच्छे और बुरे इंसान होने की है। मैं एक बहुत ही बुरी इंसान हूँ, लेकिन हर बुरा इंसान जानता है कि उसकी ज़िंदगी में कौन अच्छा इंसान है और कौन नहीं। ऐसे में अगर मुझे मदद करनी होगी तो मैं अपनी ज़िंदगी के अच्छे इंसान की मदद करूँगी ना। तुम तो मेरे जैसे हो, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ? हम जैसे लोगों की मदद तो खुद भगवान भी नहीं करता। शुभम को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अनन्या की इन बातों का मतलब क्या है और वो उसकी मदद क्यों नहीं करना चाहती। इतने में ही उनके लॉयर पवन वहां आ गए। पवन ने आकर कहा, मैं आज मिस्टर आदित्य रायज़दा की दूसरी विल पढ़ने के लिए आया हूँ। ये बात सुनकर सब लोग हैरान थे। किसी को नहीं पता था कि आदित्य रायज़दा की दूसरी विल भी है। पवन ने कहा, मिस्टर आदित्य रायज़दा की विल में एक शर्त यह थी कि अगर उनके बेटों में से किसी का परिवार है या उनके बच्चे हैं तो जिसके पास जितने भी शेयर्स हैं उनमें से 5% शेयर बच्चों के नाम हो जाएंगे। यानी कि इस वक्त अनन्या, शुभम और अहान के 5% शेयर्स व्योम और वियान रायज़दा के नाम पर ट्रांसफ़र हो चुके हैं, और जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते तब तक उनकी केयर टेकर उनकी माँ यानी कि महक रायज़दा रहेंगी। ये सुनकर सब हैरान रह गए थे। आदित्य रायज़दा ने 15% शेयर्स बच्चों के नाम कर दिए थे। ये सुनकर शुभम बहुत ही घबरा गया था। उसे तो लगा कि अब बस ये सारी जायदाद अहान की ही होने वाली है, वहीं इस सब का मालिक बनने वाला है। महक भी यह सुनकर बहुत हैरान थी। प्रॉपर्टी के 15% शेयर्स अब उसके पास थे। जहां शुभम और अहान अभी भी बराबरी में थे, वहीं अनन्या के पास सिर्फ 5% शेयर बचे थे। पवन की बात सुनकर अनन्या और शुभम भड़क चुके थे। उन्होंने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, बड़े पापा हमारे हिस्से के शेयर्स इस महक को क्यों देंगे? आखिर ये है ही कौन? अनन्या जोर से चिल्लाई, सिक्योरिटी, इस महक को अभी के अभी यहाँ से बाहर करो। पवन ने जवाब दिया, महक जी यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। मिस्टर रायज़दा ने उनके नाम अपने शेयर्स किए हैं और ये हमारी शेयर होल्डर है। अनन्या ने गुस्से में महक से कहा, आखिर तुमने ऐसी क्या घुट्टी पिलाई थी बड़े पापा को कि उन्होंने अपने शेयर्स तुम्हें दे दिए? पवन ने जवाब दिया, आप लोगों को गलतफहमी हो रही है। ये शेयर्स महक के नहीं हैं बल्कि उनके बच्चों के हैं। लेकिन जब तक बच्चे 18 साल के नहीं हो जाते तब तक महक उनकी केयर टेकर रहेंगी। विवेक ने हंसते हुए कहा, ओह, तो इसका मतलब अब महक भाभी ये फैसला लेंगी कि रायज़दा खानदान का वारिस कौन बनता है। खैर, हमें तो पता ही है कि वो क्या ही फैसला लेंगी। आखिर इसीलिए तो अहान भाई ने शादी की है इनसे। महक ने जब अहान की तरफ देखा तो वह बहुत खुश था और मुस्कुरा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो इसी पल का इंतजार कर रहा हो। तभी शुभम ने बड़ी ही चालाकी से महक को भड़काने के लिए सोचा। उसने कहा, है ना अहान, तभी शादी की थी ना तुमने महक से, क्योंकि तुम्हें ये बात पता थी
कि पापा बच्चों का नाम सुनते ही शेयर्स उनके नाम कर ही देंगे, और बच्चे नाबालिग हैं तो शेयर होल्डिंग उनकी माँ को ही जाएगी। बहुत चालाक हो तुम। महक और अहान के बीच इतने झगड़े होते थे कि शुभम को लगा उनके बीच गलतफहमी पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। इससे पहले कि महक आगे कुछ कह पाती, शुभम ने कहा, मुझे तो शुरू से ही लगता था कि अहान मोनिका या रागिनी को पसंद करता है। ये हर चीज़ में उसका इतना साथ जो देता था, मोनिका की तो हर परेशानी में उसके साथ खड़े रहता था, मगर फिर भी इसने महक से शादी करना, उसके इतने नखरे झेलना, उसके आगे पीछे घूमना, आज पता चला इस सब का क्या कारण था। शुभम की बात सुनकर महक ने अहान को देखा और गुस्से से कहा, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। अहान ये देखकर बहुत हैरान था कि शुभम तो महक को भड़का रहा था, पर वो बेवकूफ़ की तरह उसकी बातों में भी आ रही थी। अहान ने जवाब दिया, क्या बात करनी है, यही सबके सामने करो। तब महक ने कहा, ठीक है तो बताइए, आपको कब से ज़मीन जायदाद इस सब से इतना प्यार होने लगा है? क्या कारण है कि आप जायदाद के पीछे इतने बौखला रहे हैं कि आपने विवेक से उसके शेयर्स तक ले लिए? अहान ने कहा, महक क्या कहना चाहती हो तुम? महक ने जवाब दिया, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ही ये शेयर्स चाहिए तो आपको मुझे बताना होगा कि आपका जायदाद के पीछे इतने पागल क्यों हो रहे हैं। तुम अच्छे से जानती हो कि अब आप बात जायदाद की नहीं, मेरे आत्मसम्मान की है। महक ने अहान की बात नकारते हुए कहा, आप मुझसे और झूठ नहीं बोल सकते अहान। तभी शुभम भी मौका देखकर बोल पड़ा, महक सही कह रही है अहान, अगर वो तुम्हें अपना हिस्सा देगी तो ये जानना उसका हक बनता है कि तुम किस मकसद से ये सब चाहते हो। महक हैरानी से अहान और शुभम को घूर रही थी। फिर उसने पवन की ओर देखा और अहान से कहा, मैं अब ये फैसला नहीं लेना चाहती, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। अभी के लिए मैं अपने बच्चों के शेयर्स बच्चों के नाम पर ही रखना चाहती हूँ। ये सुन पवन ने ऐलान किया, तो ठीक है, इसका मतलब अब कंपनी में महक, अनन्या, शुभम और अहान की हिस्सेदारी है। जहां शुभम और अहान मेजर शेयर होल्डर्स होने के नाते कंपनी की बागडोर एक साथ चलाएंगे। अभी तक कंपनी का कोई सीईओ नहीं है। महक अभी भी गुस्से में अहान को देख रही थी। उसे अपने सवाल का जवाब चाहिए था। वहीं अहान था जिसने महक से कुछ नहीं कहा था। महक देख रही थी कि किस तरह वो मोनिका वाले मसले की तरह अभी भी सच्चाई बताने में पीछे हट रहा है। वो ज़रूर कुछ छुपा रहा था। अहान उठा और वहाँ से चला गया। उसने किसी से कोई बात नहीं की। महक भी उठकर वहाँ से जा ही रही थी। तभी शुभम ने कहा, महक भाभी, अच्छा किया आपने जो अपने बच्चों का हिस्सा अहान के नाम नहीं किया। क्या पता वो क्या सोचकर। शट अप शुभम। महक ने शुभम से गुस्से से कहा और बाहर चली गई। उसे पार्किंग में अहान मिल गया। उसने गुस्से में अहान से कहा, अहान मैं सच जानना चाहती हूँ। अहान ने कहा, कैसा सच, कौन सा सच? मैं सच बता चुका हूँ, मुझे बस शुभम से जीतना है। महक ने भी गुस्से में कह दिया, अहान अगर आपने मुझे सच नहीं बताया तो मैं ये शेयर शुभम को बेच दूंगी, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। अहान ने गुस्से में उसका हाथ पकड़कर कहा और उसे मोड़ते हुए आगे बोला, तुम्हें इन शेयर्स को मुझे देना है या नहीं, ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन ये शुभम के नाम नहीं होने चाहिए। जहां अहान और महक के बीच लड़ाई चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ शुभम गुस्से से तमतमाता हुआ घर वापस गया। उसने देखा तो हर्षिता खाना खा रही थी। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए कमरे में ले गया। शुभम, छोड़ो मेरा हाथ, ये क्या कर रहे हो? हर्षिता रोते रोते बोलती रही। अपने कमरे में लाकर शुभम ने उसे बिस्तर पर धक्का दे दिया और बोला, मैंने कहा था ना तुमसे, कहा था ना प्रेग्नेंट होने के लिए, कहा था ना बच्चा पैदा करने के लिए। इतने वक्त से तुम यहाँ टाइम पास कर रही हो और आज प्रॉपर्टी का 15% शेयर वो महक ले गई। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास 2 बच्चे थे और तुम बिल्कुल यूजलेस हो। शुभम को इतने गुस्से में देखकर हर्षिता काफ़ी डर गई थी, मगर उसकी बात सुनकर उसे हंसी आ रही थी। इतनी चालाकी करने के बावजूद भी उसकी साजिश नाकाम हो गई थी। हर्षिता ने कहा, तो इसका मतलब तुम अभी तक रायजादा खानदान के मालिक नहीं बने, तुम्हारे और अहान के पास बराबरी के शेयर्स ही हैं। शुभम ने गुस्से से कहा, और इन सब का कारण सिर्फ तुम हो। हर्षिता ने हाथ जोड़कर शुभम से माफ़ी मांगने का नाटक किया। देखो शुभम, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें वो नहीं दे पाई जो तुम्हें चाहिए था, लेकिन अब तो ये फैसला हो चुका है ना कि तुम्हारे और अहान के पास बराबरी के शेयर्स हैं और बचा हुआ हिस्सा महक और अनन्या के पास है। तो मुझे परेशान करने के बजाय तुम उन लोगों को क्यों नहीं परेशान करते, या फिर उन लोगों को मनाकर उन लोगों से उनके शेयर्स ले लो। बस मुझे मेरे घर वापस जाने दो, मुझे यहाँ रहकर अब तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है। शुभम ने गुस्से में हर्षिता से जोर ज़बरदस्ती करते हुए उसे किस किया और कहा, तुम्हें तो मैं कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है ना ये सब, तो सज़ा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। हर्षिता ने उसे खुद से दूर करने की कोशिश की। तुम क्यों नहीं समझ रहे? मुझे जाने दो, आज तुम्हारी माँ भी आई थी,
कह रही थी कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। शुभम ने गुस्से में हर्षिता को थप्पड़ मारा और बोला, तुम उनकी बात सुनोगी या मेरी? तुम कहीं नहीं जाओगी। जब तक मेरे पास बीवी है और बच्चे हैं तब तक मेरी उम्मीद बनी रहेगी, और इसलिए अभी भी तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। शुभम की हरकत से हर्षिता जोर जोर से रोने लगी। वो उसके साथ जबरदस्ती करता रहा। आखिर में शुभम ने हर्षिता के माथे को चूमा और कहा, इस घर से भागने की सोचना भी मत हर्षिता। बहुत जल्द तुमसे शादी करूंगा, लेकिन तुम्हें हमेशा यहीं मेरे साथ रहना होगा। महक इस बात से बहुत भड़की हुई थी कि हान उससे सच छुपा रहा था। महक घर जाने के बजाय बच्चों से मिलने चली गई। उसने बच्चों के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी लिए थे। आखिर उसके बच्चे इतने दिन से अच्छे बच्चों की तरह उससे दूर रह रहे थे। घर पहुंचते ही महक ने दोनों बच्चों को कस के गले लगाया और उन्हें गिफ्ट दिया। महक को उन्हें इस तरह गले लगाना वियान और व्योम को बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने उससे दूर होते हुए कहा, मम्मी आप अकेली ही आई हैं, पापा कहाँ हैं? वियान ने भी पूछा। हाँ मम्मी, पापा आपके साथ नहीं आए, काफ़ी दिन हो गए हमें उनसे मिले हुए। महक ने कुछ सोचते हुए बच्चों से कहा, मुझे नहीं पता पापा कहाँ हैं तुम्हारे। जब उनका मन होगा तो आ जाएंगे, और नहीं आए तो मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये सुनकर विवान ने कहा, मम्मी आपने फिर से पापा से झगड़ा कर लिया है क्या? महक ने शक पकाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं क्यों लड़ूंगी तुम्हारे पापा से। महक की इन बातों से व्योम रोने लगा और बोला, मुझे मम्मी और पापा दोनों चाहिए। हमें दोनों में से किसी एक को नहीं चूज करना, हमें सिर्फ मम्मी नहीं पापा भी चाहिए। तब महक ने कहा, अरे मैं तो मजाक कर रही थी बेटा, इसमें इतना सीरियस क्यों हो गए तुम दोनों? महक समझ गई कि उसकी बात सुनकर बच्चे काफ़ी इमोशनल हो गए हैं। उसने उन्हें खुद के करीब खींचते हुए कहा, अरे मजाक कर रही थी तो रो मत रो मत। वियान ने उसे दोबारा से पूछा, अगर आप मजाक कर रही थी तो फिर पापा कहाँ हैं? वो आपके साथ क्यों नहीं है? महक ने जवाब दिया, बेटा वो अपने काम में बिजी है ना, इसलिए मेरे साथ नहीं आए। महक अभी अपनी बात पूरी कर ही रही थी कि व्योम ने हान को फ़ोन लगा दिया और बोला, पापा आप कहाँ हो? मम्मी और हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आप जल्दी से घर आ जाओ ना, हम साथ में डिनर करना चाहते हैं। व्योम के फ़ोन से अहान हैरान था। उसने काफ़ी देर तक कोई जवाब नहीं दिया। अहान की ओर से कोई जवाब नहीं आया तो व्योम भी बहुत डर गया। व्योम की बात सुनकर अहान सोच में पड़ गया। महक भी सुन रही थी कि अहान बच्चों के साथ डिनर के लिए हाँ बोलने में इतना टाइम क्यों ले रहा है। उसने फ़ोन लेकर कहा, क्या हुआ अहान, आप बच्चों के साथ एक डिनर करने के लिए इतना क्यों सोच रहे हैं? क्या अब आपके पास अपने बच्चों के साथ एक डिनर करने के लिए भी टाइम नहीं है? अहान ने जवाब दिया, महक मैं बिजनेस के काम से बाहर हूँ, एक बहुत ही ज़रूरी मीटिंग है, शायद अभी नहीं आ पाऊँगा। ये सुनकर महक बहुत ही नाराज़ हो गई। उसने कहा, अहान ऐसा क्या इम्पोर्टेंट काम है कंपनी का जो आपके बच्चों से ज़्यादा ज़रूरी हो गया? वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आप एक बार डिनर के लिए भी घर नहीं आना चाहते। अहान ने महक की किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और फ़ोन रख दिया। महक ने बच्चों को समझाया, देखो बेटा, मैंने कहा था ना पापा ऑफिस के काम में बिजी हैं, अभी नहीं आ पाएंगे, तुम लोग खाना खा लो, आ जाओ। वियान और व्योम बहुत उदासी से खाना खाने बैठ गए। उनको अपने पापा की बहुत याद आ रही थी। वहीं महक इस बात से बहुत नाराज़ थी। आखिर अहान को काम अपने बच्चों से ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन दिनों वो राजदा इंटरप्राइजेस के बिजनेस के पीछे इतना क्यों पागल हो रखा है। व्योम ने खाना खाते खाते महक से पूछा, मम्मी हम अपने घर कब जाएंगे? हम सुजल मौसी के घर कब तक रहेंगे? व्योम और वियान भले ही सुजल के घर कितनी ही खुशी से रह रहे थे, मगर वो जल्द से जल्द अपने घर वापस लौटना चाहते थे। इतने में ही सुजल भी घर आ गई। जब उसने व्योम को घर जाने की बात करते हुए सुना तो बोली, व्योम क्या तुम्हें इस घर में मज़ा नहीं आता? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता यहाँ मेरे साथ, जो तुम घर जाने की बात कर रहे हो? वियान ने जवाब दिया, मौसी हमें यहाँ अच्छा लगता है और बहुत मज़ा भी आता है, लेकिन फिर भी ये हमारा घर तो नहीं है ना, हमें अपने घर जाना है। तब व्योम ने कहा, हाँ मौसी, और फिर आज नहीं तो कल आप शादी कर ही लोगी। थोड़ी ना आप जिंदगी भर सुदेश अंकल से दूर होने के दुख में बिताती रहोगे। जब आप शादी कर लोगी तो हम थोड़ी ना यहाँ रह सकते हैं, तब तो हमें अपने घर जाना ही होगा ना। सुजल देख रही थी कि दोनों बच्चों को उसकी शादी की कितनी चिंता है। उस रात महक सुजल के घर पर ही रुक गई। उसने फैसला लिया था, जब तक अहान उसे सच नहीं बताएगा तब तक वो यहीं सुजल के घर में ही रहेगी। अगले दिन महक ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई। आज वो अपने ऑफिस जाने की वजह रायजादा इंटरप्राइजेस जाने वाली थी। आज वहाँ सारे शेयर होल्डर्स की एक बहुत ज़रूरी मीटिंग थी
और महक कंपनी के काम से खुद को दूर नहीं रखना चाहती थी। ऑफिस में जब महक लिफ्ट में गई तब वहाँ कोई नहीं था, मगर लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होने से पहले ही अहान लिफ्ट के अंदर आ गया। अहान को वहाँ देखकर महक बाहर जाने की कोशिश करने लगी, मगर अहान ने उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ही रोक लिया। उसने महक के करीब जाकर कहा, क्या हुआ, इतने डार्क सर्कल्स कैसे हो गए हैं? कल रात ठीक से सोई नहीं? महक ने जवाब दिया, मैं बहुत अच्छे से सोई थी। तभी अहान ने नीचे झुककर उसे किस कर दिया और बोला, तो फिर इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो? महक ने उसे खुद से दूर कर दिया और बोली, आप ये सब करके अपनी गलतियां नहीं छुपा सकते। कौन सी गलती, कैसी गलती? महक, ये तुम क्या कह रही हो? और महक ने उसे इसका कोई जवाब नहीं दिया तो अहान ने कहा, वैसे मैं सोच रहा था कि आज रात में बच्चों के साथ डिनर कर लूं। इस पर महक ने उससे कहा, वो आपके बच्चे हैं, आपको पूरा हक है उनके साथ डिनर, लंच जो करना है करने का, लेकिन उनका दिल तोड़ने का हक नहीं है। आपको उनसे ऊपर अपने काम को रखकर उनको बुरा फील कराने का हक नहीं है। अहान ने महक से कहा, कल मुझे वाकई में बहुत ज़रूरी काम था महक। तो अच्छी बात है, आप अपने काम में बिजी रहिए, जब फ्री हो जाए तो आ जाना बच्चों के पास। अहान ने कस के महक की कलाई पकड़ ली और कहा, इतनी नाराज़ क्यों हो तुम, चाहती क्या हो? महक ने गुस्से से जवाब दिया, मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे सब कुछ सच सच बताएं। आप आखिर क्या छुपा रहे हैं और ये सब क्यों कर रहे हैं? अहान, मैं जानती हूँ आपको, आप कभी भी प्रॉपर्टी जायदाद इन सब के पीछे इस तरह पागल हो गए, ऐसे इंसान नहीं हैं आप, तो फिर ये सब क्यों? अहान ने जवाब दिया, मैंने तुमसे कहा ना, मुझे सिर्फ शुभम को हराना है। और तुम क्या कह रही हो कि तुम मुझे अच्छे से जानती हो? कैसे जानती हो तुम? 7 साल तक तो तुम मेरे पास थी ही नहीं। महक ने कहा, तो क्या 7 साल में आपकी पर्सनैलिटी इतनी बदल गई है कि आपकी लाइफ की प्रायोरिटी अपने रिश्तों से बदलकर पैसा हो गई है? आप इतने लालची हो गए हैं? फालतू की बकवास मत करो महक, मेरे लिए तुम और मेरे बच्चे अभी भी सबसे ज़्यादा मायने रखते हो, लेकिन बात मेरे आत्मसम्मान की भी है। तुम क्या चाहती हो, मैं शुभम के सामने हार जाऊं? महक ने जवाब दिया, अहान, हार जीत आखिर इतनी मायने क्यों रख रही है आपके लिए? क्या आपको हमारी सेफ्टी, हमारी ज़िंदगी की शांति कोई परवाह नहीं है? अहान ने कहा, अगर तुम्हारी सेफ्टी की परवाह नहीं होती तो मैं कब का तुम्हारे शेयर्स अपने नाम करवा कर यहाँ CEO बन चुका होता। लेकिन मैं जानता हूँ, अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो शुभम शांत नहीं बैठेगा और ना ही वो हमें चैन से जीने देगा। अभी वो कौन सा हमें चैन से जीने दे रहा है अहान? मैं तो कहती हूँ हमें सब कुछ विवेक और शुभम को देकर इस सबसे दूर हो जाना चाहिए। मेरे लिए पैसा, जायदाद, हिस्सा मायने नहीं रखता, मेरे लिए सिर्फ आपका साथ मायने रखता है। हमारे पास जितना है हम उसमें खुश रह सकते हैं। अहान ने गुस्से से कहा, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। हमारे पास जितना है उससे तुम खुश रह सकती होगी, लेकिन मैं नहीं। मैं अपने हिस्से की जायदाद छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ये मेरे बच्चों का हक है, मेरा हक है, और इसे मैं इस तरह छोड़कर डर के यहाँ से भागूंगा नहीं। अहान की बात सुनकर महक ने अपना सर फोड़ लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके बिहेवियर में इतना बदलाव क्यों हो गया है। महक ने अहान को खुद से बिल्कुल दूर कर दिया और बोली, तो ठीक है, आपको जो करना है आप कीजिए, मुझसे दूर रहिए और मेरे बच्चों से भी। ये मेरे बच्चों की सेफ्टी का भी मामला है। अहान ने उसका हाथ पकड़कर एक बार फिर से उसे खुद के करीब किया और बोला, दोनों बच्चे मेरे भी हैं। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हें ही इनकी परवाह है? वो तो दिखता है किसे किसकी परवाह कितनी है। अब आप दूर हटिए, ज़बरदस्ती मेरे करीब आने की कोशिश मत कीजिए। महक ने गुस्से में अहान को खुद से दूर धक्का दिया। आसपास के सभी एम्प्लॉयज़ ने महक की हरकत को देखा, जिसे देखकर अहान बहुत भड़क गया। उसने महक की कमर पकड़ी और बोला, तुम मेरी पत्नी हो और ये मेरा हक है। महक ने अहान की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, अगर आप मुझसे इसी तरह ज़बरदस्ती करते रहें तो मैं हमारे शेयर शुभम को दे दूंगी और फिर आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपनी हद में रहें। महक की ये बात तो अहान के सीने में किसी खंजर की तरह चुभी थी कि उसने उसकी कलाई मरोड़ी और बोला, अगर तुमने मेरे खिलाफ जाकर ऐसा कुछ करने की सोचा भी तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। महक जानती थी कि अहान बहुत गुस्से में है। उसने उससे खुद का हाथ छुड़ाया और तमतमाती हुई ऑफिस के अंदर चली गई। वो कैबिन के अंदर गई ही थी कि वहाँ पर उसने देखा शुभम मौजूद था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि शुभम वहाँ उसका इंतजार कर रहा होगा। महक को देखते ही शुभम ने कहा, हेलो न्यू शेयर होल्डर, गुड मॉर्निंग। महक बिना कुछ जवाब दिए अपनी टेबल पर जाकर बैठ गई और बोली, आप सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं?
तब शुभम ने कहना शुरू किया, मैं तुम्हारे लिए एक डील लेकर आया हूँ। मैं तुम्हें मार्केट प्राइस से ऊपर पैसे देने के लिए तैयार हूँ। बस तुम अपने शेयर्स मुझे दे दो। मैं जानता हूँ कि तुम महान के कुछ नहीं हो और उससे दूर होना चाहती हो। उसके लिए तुम्हें पैसे चाहिए। तुम पैसे लो और अपने बच्चों के साथ जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू करो। यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ नहीं रखा है। महक ने उससे कहा, शुभम, मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत ही डिस्परेटली शेयर्स चाहिए, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनो। मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगी जो मेरे पति के खिलाफ हो। तुम चाहे मुझे कितनी भी भड़का लो, लेकिन कभी मुझे मेरे हाथ से अलग नहीं कर पाओगे। और जहाँ तक रही शेयर्स की बात, तो ये शेयर्स मेरे बच्चों के हैं और उन्हीं के नाम रहेंगे। उसी वक्त अनन्या महक के कैबिन के बाहर से गुजर रही थी। उसने शुभम और महक को साथ बैठे देखा तो झट से आहान को बुला लाई। आहान भाई, देखिए ना, ये महक शुभम से क्या बात कर रही है। कहीं वो अपने हिस्से के शेयर शुभम को देने का तो नहीं सोच रही। आहान ने जब शुभम और महक के साथ बैठे देखा तो कैबिन के अंदर चला गया और बोला, क्या चल रहा है यहाँ पर? महक ने जवाब दिया, कुछ नहीं शुभम, बस मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने आया था। मैं कंपनी की शेयर होल्डर बन गई हूँ ना। तभी अनन्या ने आहान को भड़काते हुए कहा, महक भाभी, कहीं आप शुभम को अपने शेयर्स बेचकर आहान भाई को धोखा देने का तो नहीं सोच रही? कहीं आप पैसों के लिए अपने पति के खिलाफ तो नहीं जाने वाली? शुभम ने गुस्से में अनन्या से पूछा, क्या तुमने हमारी बातें सुनी जो यहाँ पर अपना जजमेंट पास कर रही हो? अनन्या ने घबराते हुए जवाब दिया, नहीं, मतलब मुझे लगा आप लोग इतनी देर से साथ में बैठे हैं तो महक ऐसा कुछ नहीं करेगी। मैं जानता हूँ मेरे साथ नहीं खड़ी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो कभी मेरे खिलाफ नहीं खड़े होगी। आहान ने बहुत ही घमंड से अपनी बात रखी। महक देख रही थी कि आहान को कितना यकीन था उस पर, और उसका यकीन सही भी था, क्योंकि वो कुछ भी करके आहान को धोखा तो नहीं देती। तभी शुभम खड़ा हुआ और उसने महक से कहा, उम्मीद करता हूँ कि हमारे बीच जो भी बात हुई है आप उसे सिर्फ अपने तक ही रखेंगे। शुभम ने आहान को भड़काने के लिए कहा था ताकि उसे ऐसा लगे कि महक उसका साथ देने वाली है। तब अनन्या ने फिर से आहान को देखा तो आहान ने हंसते हुए कहा, मैंने कहा ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। थोड़ी ही देर बाद सब लोग एक ज़रूरी प्रोजेक्ट की मीटिंग के लिए चले गए, जहां पर शुभम ने कहना शुरू किया, यह मीटिंग देहरादून में चल रहे हमारे नए क्रिस्टल सिटी प्रोजेक्ट की है। उसके ब्लूप्रिंट्स, फाइनेंशियल्स रेडी हैं। देहरादून सुनकर महक के कान खड़े हो गए। देहरादून में प्रोजेक्ट? उसका अपना शहर, उसकी अपनी जगह। महक ने खुद को संभालते हुए कहा, क्रिस्टल सिटी का प्रोजेक्ट हम जिस जगह पर बना रहे हैं वो ज़मीन एक स्कूल की है, और मुझे नहीं लगता कि हमें स्कूल जैसी जगह को तोड़कर वहां पर अपना ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना चाहिए। शुभम ने महक की बात के खिलाफ जाते हुए कहा, महक भाभी, आप जो कह रही हैं वो सही है, लेकिन मेरी स्कूल अथॉरिटी से बात हो गई है और हमारी डील भी साइन हो चुकी है। मैंने उन्हें इतने पैसे दिए हैं कि जितना उनका स्कूल है वो कहीं और उसका दोगुना स्कूल बना सकते हैं। तभी आहान ने महक का साथ देते हुए कहा, लेकिन तब तक तो वहाँ के बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे ना। हमें स्कूल के लैंड को छोड़कर उसके आसपास सोसाइटी बनानी चाहिए। तभी शुभम ने जवाब दिया, देहरादून हमारे लिए बहुत बड़ा मार्केट है। हम वहाँ पर सोशल कॉज के चक्कर में ज़मीन छोड़कर अपना नुकसान नहीं कर सकते। आहान, आपने अभी तक सिर्फ मुंबई और महाराष्ट्र का ही मार्केट देखा है। मुझे लगता है आपको जाकर के कुछ महीने देहरादून में बिताने चाहिए ताकि आप वहाँ का मार्केट अच्छे से समझ पाओ। आहान ने बड़ी आसानी से शुभम की बात को ना करते हुए कहा, मैं तो नहीं जा पाऊँगा। तुम्हें इस प्रोजेक्ट में इतना ही इंटरेस्ट है तो तुम वहाँ चले जाओ। हो सकता है वहाँ जाकर तुम्हें लोगों की सोच और स्कूल की इम्पोर्टेंस के बारे में ज़्यादा पता चले। तब शुभम ने बोला, मुझे तो जेन्युइनली यही लगता है कि क्योंकि आपको ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से संभालना है तो आपको देहरादून जाकर अच्छे से वहाँ के मार्केट को समझना चाहिए। आहान ने जवाब दिया, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। जिसे जो करना है कर लो। मैं अपना बिजनेस यहीं से कैरी फॉरवर्ड करूँगा। अगर तुम्हें प्रोजेक्ट संभालने के लिए किसी को देहरादून भेजना ही है तो तुम खुद चले जाओ या फिर किसी स्टाफ को भेज दो। शुभम ने कहा, हाँ, तुम बिना ईगो में आकर न जाने ऐसी क्यों हरकतें करते हो। अब महक भाभी, आप ही बताओ, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतने सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, क्या आपको नहीं लगता ये सब संभालने के लिए आहान को 5-6 महीनों के लिए देहरादून चले जाना चाहिए? वो चाहे तो अपने परिवार यानी आपको और बच्चों को भी वहाँ ले जा सकता है। इसी बहाने आप लोगों को पीसफुल फैमिली टाइम भी मिल पाएगा। तब तक मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूँगा। महक हैरानी से उन सबको देख रही थी। महक गौर से शुभम की बात सुन रही थी कि उसे कैसे पता कि वो इस वक्त क्या चाहती है। वो वाकई में इस सबसे दूर होना चाहती थी,
लेकिन महक जानती थी आहान देहरादून जाने की बात के लिए कभी नहीं मानेगा। उसने कहा, नहीं, आहान कहीं नहीं जाएंगे। वो कंपनी के वन ऑफ द मेजर शेयर होल्डर हैं, कोई एम्प्लॉय नहीं जो एक प्रोजेक्ट के लिए अपना बेस बदल ले। तभी आहान ने मीटिंग खत्म करने का इशारा करते हुए कहा, मुझे लगता है इस बारे में ज़्यादा डिस्कशन करने का फ़ायदा नहीं है। मैं बता दूंगा ये प्रोजेक्ट कौन हैंडल करेगा, तब तक हमें बाकी के काम पर भी ध्यान देना चाहिए। अपनी बात कहकर आहान वहाँ से चला गया। तभी विवेक महक के पास आया और उसने बोला, भाभी आप वाकई में भैया से सच्चा प्यार करती हैं। आप दोनों को साथ में देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। महक ने जवाब में कहा, थैंक यू विवेक, लेकिन तुम अलका से शादी कब करने वाले हो? बस मैंने मोम से कह दिया है, वो पंडित जी से कहकर मुहूर्त निकलवा लेंगी। विवेक अपनी बात कहकर वहाँ से जा रहा था। तभी महक ने उससे पूछा, विवेक क्या तुम श्वेता को वाकई में पसंद नहीं करते? विवेक ने सोचकर जवाब दिया, नहीं भाभी, मैं जानता हूँ वो आपकी दोस्त है और आपको वो अच्छी लगती है, लेकिन मेरा श्वेता के साथ कोई रिश्ता नहीं बन सकता। वो हमारा पास था जिसे उसने पहले कभी सीरियसली नहीं लिया, और मैं नहीं समझता कि श्वेता और मैं अपनी आगे की ज़िंदगी साथ बिता सकते हैं। अपनी बात कहकर विवेक वहाँ से चला गया। पर उसके जाने के बाद महक सोचने लगी कि काश वो उसे बता पाती कि श्वेता उसे कितना प्यार करती है। ये सोचते हुए महक लिफ्ट की तरफ गई। अभी वो लिफ्ट के अंदर जा ही रही थी कि तभी वहाँ आहान आ गया। उसने उसके साथ ही लिफ्ट में आकर कहा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। महक ने जवाब दिया, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे रास्ते भी पता है और गाड़ी भी चलानी आती है, मैं खुद घर जा सकती हूँ। आहान ने महक को खुद के करीब खींचते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम्हें सब पता है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। महक ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसे इस वक्त कोई बहस नहीं करनी थी। तभी आहान ने उसे और पास खींचते हुए कहा, वैसे आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो और तुम पर लिपस्टिक का ये शेड बहुत ही सूट कर रहा है। महक ने कहा, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ये सब करके भी आप मुझे अपने झांसे में नहीं ले सकते, आपको मुझे सच बताना ही होगा। आहान गुस्से में उससे बोला, ये तुम घूम फिर के एक ही बात पर क्यों आ जाती हो? कौन सा सच, कैसा सच? मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कोई सच नहीं है। महक ने आहान से पूछा, आहान आप मुझे क्यों नहीं बता देते, आखिर ऐसा क्या है जो आपको प्रॉपर्टी और जायदाद के पीछे भागने के लिए इतना मजबूर कर रहा है? हम क्यों सब कुछ शुभम को देकर यहाँ से नहीं जा सकते? प्लीज़ आहान, प्लीज़ मेरी बात समझिए। आहान ने अपना चेहरा आगे बढ़ाया और महक को किस करते हुए कहा, हम कहीं नहीं जाएंगे। रायजादा खानदान की जायदाद पर हमारा भी उतना ही अधिकार है जितना शुभम का, और उससे ज़्यादा ही, क्योंकि मैं शुभम से बड़ा हूँ और मैं अपना अधिकार लेकर रहूँगा। डैड भी यही चाहते थे। वो जानते हैं कि मुझ में और शुभम में से सिर्फ मैं ही हूँ जो कंपनी को अच्छे से संभाल सकता हूँ, और मैं कभी भी उनकी मेहनत को इस तरह शुभम के हवाले करके यहाँ से नहीं जा सकता। देखो महक, शुभम बहुत ही खतरनाक है और मुझे डर है कि कहीं वो तुमसे तुम्हारे शेयर्स लेने के लिए तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश ना करे। इसलिए बेहतर यही होगा कि बिल्कुल भी नहीं, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं होगा। महक ने आहान से दूर होते हुए कहा, आप जानते हैं ना, मैं कभी भी ये शेयर्स आपके नाम नहीं करूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि शेयर्स आपके नाम करते ही आप कंपनी के मेजर शेयर होल्डर बन जाएंगे, और फिर आपकी जान पर और हमारे बच्चों की जान पर हमेशा शुभम नाम की तलवार लटकती रहेगी, और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। आहान ने कस के महक की कलाई पकड़ी और कहा, तुम्हें मेरे रहते इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी और अपने परिवार की रक्षा कर सकता हूँ, और तुम्हारी सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है कि तुम ये शेयर्स के चक्कर में ना पड़ो। एक तो तुम मेरे साथ नहीं रह रही, कल को अगर शुभम तुम पर कुछ हमला करता है या तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है तो मैं तो वहाँ होऊंगा भी नहीं। देखो महक, मुझे सिर्फ तुम्हारा ध्यान रखना है, तुम क्यों नहीं समझ रही? ये कहकर आहान महक के पीछे पीछे जा रहा था। वो वाकई में चाहता था कि वो महक को घर तक छोड़े, मगर महक थी कि उसे भाव ही नहीं दे रही थी। उसने गाड़ी में बैठकर कहा, मेरा पीछा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद को संभाल सकती हूँ। अगर आपको वाकई में मेरी इतनी ही परवाह है तो जो मैं कह रही हूँ उसके बारे में सोच कर देखिए। ये कहकर महक वहाँ से जाने लगी। तभी आहान ने कहा, महक मेरी बात सुनो। आहान के इस तरह बुलाने से महक रुक गई। उसने मुड़कर आहान को देखा तो आहान ने बहुत प्यार से उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ़ कर दो महक, मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। रायजादा खानदान का वारिस होने के नाते मैं परिवार जायदाद के हिस्से के चक्कर में पड़कर तुम्हें और अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहा, लेकिन चिंता मत करो, बहुत जल्द मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। महक ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से चली गई। जब वो घर गई तो उसने देखा कि वियान और व्योम उसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे।
घर के अंदर जाते ही व्योम ने कहा, मम्मी आज भी अकेली आई हैं, पापा को क्यों नहीं लेकर आई? कल हमारे स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स डे है और मम्मी पापा दोनों को जाना है। पापा कहाँ हैं मम्मी? हम कब से उनका इंतज़ार कर रहे थे। महक ने व्योम का चेहरा सहलाते हुए कहा, क्यों, एनुअल स्पोर्ट्स डे है तो मम्मी पापा दोनों का जाना कहाँ ज़रूरी है? मैं चलूँगी ना तुम्हारे साथ, तुम चिंता क्यों करते हो? तभी विवान ने जवाब दिया, बिल्कुल भी नहीं। हम चाहते हैं कि हमारे मम्मी पापा दोनों चलकर गेम्स में पार्टिसिपेट करें। वैसे भी इंडोर गेम्स में तो आप पार्टिसिपेट कर लोगे, लेकिन क्रिकेट, फुटबॉल, रेसिंग जैसे गेम्स में सबके पापा रहेंगे और अगर हमारे पापा की जगह आपने पार्टिसिपेट किया तो हम पक्का हार जाएंगे। हम अपने क्लासमेट से हारना नहीं चाहते, इसलिए बेटर है कि आप पापा को यहाँ बुला लो। महक अब बच्चों की बातों में पूरी तरह से फंस चुकी थी और बच्चे तो अपने एनुअल स्पोर्ट्स डे पर पापा को ही लेकर जाना चाहते थे। महक ने सोचा कि वो अभी बच्चों को बहला दे देती है, बाद में कल जाकर कुछ बहाना बना देगी। इसलिए उसने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे पापा से बात कर लूँगी, वो आ जाएंगे, लेकिन अभी तुम लोग खाना खाकर सो जाओ। कल एनुअल स्पोर्ट्स डे भी तो है, फिर वहाँ चलकर अच्छे से खेल कैसे पाओगे अगर आराम नहीं करोगे तो? वियान और व्योम को महक की बात में सच नहीं नजर आ रहा था। व्योम ने उस पर शक करते हुए कहा, मम्मी प्रॉमिस करो कि आप पापा को लेकर आओगे। तब महक ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अच्छा मैं प्रॉमिस करती हूँ, पापा पक्का आएंगे। महक ने बहुत ही मुश्किल से दोनों बच्चों को बहलाकर खाना खिलाया और सुला दिया। वो मन ही मन सोचने लगी, आई एम सॉरी बेटा, मैंने तुमसे झूठा वादा किया, लेकिन तुम्हारे पापा अपने काम और अपनी जायदाद को लेकर इतने बिजी हो चुके हैं कि तुम्हारे एनुअल स्पोर्ट्स डे पर आकर तुम्हारे साथ गेम्स खेलना तो दूर की बात है, उनके पास तो तुम्हारे साथ डिनर करने तक का टाइम नहीं है। अगले दिन महक, सूजल और दोनों बच्चे तैयार होकर एनुअल स्पोर्ट्स डे के लिए स्कूल गए थे। सूजल लगातार दोनों बच्चों का और महक का वीडियो बना रही थी। उसे इस बात का बहुत ही एक्साइटमेंट था कि वो महक और उसके बच्चों के साथ उनके एनुअल स्पोर्ट्स डे पर आई हैं। उसे वाकई में बच्चे बहुत पसंद थे और फिर वो वियान और व्योम से ही खुद के बच्चों को देखकर उनके लिए वो सब कुछ करना चाहती थी जो शायद वो एक माँ होने के नाते अपने बच्चों के लिए करती। बच्चे लगातार महक से आहन के बारे में पूछ रहे थे। व्योम ने कहा, मम्मी पापा कहाँ हैं, वो कब आएंगे, हमारी रेस स्टार्ट होने वाली है। महक ने जवाब दिया, बेटा पापा आ जाएंगे, तुम इतनी चिंता क्यों करते हो, चलो अभी हम गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। महक बच्चों को बहला रही थी, तभी सुजल की नज़र सामने से आ रहे आदमी पर पड़ी और उसने कहा, आहान आ गया। महक ने हैरानी से दूसरी तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आहान को कैसे पता चला कि स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स डे है और बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया है। आहान के वहां आते ही दोनों बच्चे भागते हुए गए और बोले, पापा पापा आ गए। वहीं महक ने बड़े ही घमंड से कहा, आखिरकार आपको अपने बच्चों के लिए टाइम मिल ही गया। तब आहान ने जवाब दिया, बच्चों के लिए तो माँ बाप को टाइम निकालना ही पड़ता है। आहान को देखते ही वियान और व्योम ने अपनी शिकायत शुरू कर दी, पापा क्या आपने फिर से मम्मी से झगड़ा किया है, आप और मम्मी फिर से अलग अलग क्यों रह रहे हो? आहान ने जवाब दिया, बेटा ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस अपने काम में थोड़ा बिजी हूँ इसलिए। तभी व्योम ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा, नहीं पापा, मैं देख रहा हूँ आप आजकल मम्मी का ध्यान नहीं रख रहे, आप उनसे अच्छे से बात नहीं कर रहे। पापा आपको पता है ना कि लड़कियों के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, वो फूल सी नाजुक होती हैं, उनका अच्छे से ध्यान रखना चाहिए वरना वो मुरझा जाती हैं। व्योम की बात सुनकर महक ने उसके कान खींचे और कहा, तुम फिर से टीवी पर सीरियल देखने लगे, तुम्हें शर्म नहीं आती, मैंने मना किया था ना ये सब देखने के लिए। व्योम ने रोने का नाटक करते हुए कहा, पापा सुजल मौसी बचाओ बचाओ मुझे, मम्मी को पता नहीं क्या हो गया है। अभी सब लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि इतने में रिले रेस का अनाउंसमेंट हुआ। महक ने कहा, रिले रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए मैं ही जाऊंगी। तब व्योम ने कहा, नहीं नहीं मम्मी, पापा को भेजो, पापा रेस जीत कर ही वापस आएंगे। आहान रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो रहा था, मगर तभी महक ने उसे रोक दिया और बोली, मैंने कहा ना इस रेस में मैं ही पार्टिसिपेट करूंगी। ये कहकर महक रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए चली गई, लेकिन महक को ज़्यादा भागा दौड़ी करने की आदत नहीं थी। भागते भागते अचानक से उसका पैर लड़खड़ा गया और वो गिर गई। महक महक तुम ठीक तो हो? आहान भागते हुए उसके पास गया। तभी महक ने आहान से कहा, प्लीज़ रेस कंप्लीट कीजिए, अगर हम हार गए तो बच्चों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आहान ने आँख से इशारा करके सुजल को महक का ध्यान रखने के लिए कहा और फिर
उसने रेस में पार्टिसिपेट किया। अहान पूरे ट्रैक पर इस तरह दौड़ रहा था कि कोई उसकी स्पीड को मैचअप नहीं कर पाया और वो रेस जीत गया। वहीं महक लंगड़ाती हुई वॉशरूम गई और उसने अपने पैर पर फर्स्ट एड किया। रेस खत्म करते ही अहान सबसे पहले महक के पास गया। वो भागता हुआ वहां आया और उसने महक से कहा, महक तुम ठीक तो हो? तुम्हारा पैर तो ठीक है? महक ने जवाब दिया, हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अहान ने उसे डांटते हुए कहा, क्या ज़रूरत थी भागने की? मैंने तुमसे कहा था ना मैं पार्टिसिपेट कर लूँगा। महक ने अहान की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। अहान ने उसे बहुत ही प्यार से पूरा फर्स्ट एड दिया और उसे बताया कि वो रेस जीत गया है। ये सुनकर महक बहुत ही खुश हुई। महक को फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देने के बाद अहान और महक एक बार फिर से बाहर ग्राउंड पर चले गए। उन्हें वापस देखकर वियान बहुत खुश हो गए। वो भागते हुए आए और बोले, मम्मी पापा आप दोनों वापस आ गए, अभी बस वियान भाई की कराटे फाइट है। तभी अहान ने वियान को समझाते हुए कहा, देखो बच्चों तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे लगता है हमें घर वापस चलना चाहिए। महक ने अहान को समझाया, मुझे कुछ नहीं हुआ है अहान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हमें बच्चों के एनुअल स्पोर्ट डे में इस तरह बीच में से नहीं जाना चाहिए। अहान ने एक बार फिर से बच्चों से कहा, जीतना ज़रूरी होता है लेकिन अपनों को चोट पहुंचा कर नहीं, उन्हें तकलीफ में देख कर नहीं। वियान और व्योम अहान की बात समझ गए और बोले, पापा सही कह रहे हैं, मुझे भी आगे पार्टिसिपेट नहीं करना। वैसे भी हम लोग एक गेम तो जीत ही गए हैं ना, बाकी का अगले साल जीत जाएंगे। अभी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, हमें घर चलना चाहिए। दोनों बच्चों की समझदारी देखकर अहान बहुत ही खुश था। आखिरकार वो सब लोग वहाँ से निकल गए। रास्ते में महक अहान को कह रही थी कि उसे बच्चों को वापस आने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए था। वहीं बच्चे इस बात से बहुत खुश थे कि उनकी मम्मी पापा एक बार फिर से साथ में हैं। महक ने कहा, अहान आप हमें सुजल के घर छोड़ दीजिए, मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब मुझे आराम करना है। तभी वियान और व्योम बोले, नहीं नहीं, हमें अब सुजल मौसी के घर नहीं जाना, इतने दिनों बाद तो पापा आए हैं, हमें उनके साथ और टाइम बिताना चाहते हैं। पापा आप प्लीज़ हमें डिनर के लिए ले चलिए। वियान और व्योम ने जैसे ही ये कहा कि अहान के फ़ोन में मीटिंग का रिमाइंडर बजा। महक ने वो रिमाइंडर देख लिया और अहान दोनों बच्चों को जवाब देने से पहले एक बार फिर से सोच में पड़ गया। महक देखना चाहती थी कि अहान आज अपने काम और दोनों बच्चों में से किसे चुनता है। जब से राजादा हाउस के बंटवारे की बात हुई थी तब से अहान का काम डबल हो गया था। पहले उसकी खुद की कंपनी का काम और फिर राजादा इंटरप्राइजेस का। पहले तो आदित्य राजादा की मौजूदगी में अहान उस काम पर इतना ध्यान नहीं देता था। उसने सब कुछ शुभम, विवेक और आदित्य राजादा पर छोड़ा हुआ था, लेकिन अब वो बिजनेस में भी पूरा इंटरेस्ट ले रहा था, जिसकी वजह से उसका सारा वक्त सिर्फ काम में निकल जाता था। महक जानना चाहती थी कि अहान अपने बच्चों और काम में से किसे चुनेगा। अब क्या फैसला लेगा अहान? महक और अहान दोनों उस रिमाइंडर को बहुत ही गौर से देख रहे थे। महक जानना चाहती थी कि अहान क्या चाहता है। तभी अहान ने कहा, अच्छा ठीक है चलो, तुम लोगों को बाहर खाना खाने चलना है ना, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। इसके बाद वो सब लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए। अहान ने वेटर से स्पेशली कहा, देखिए महक तीखा खाना नहीं खा सकती, आप लोग मसाले थोड़े कम रखना। इस वक्त महक दोनों बच्चों से बात करने में बिजी थी, मगर सुजल ने देखा कि अहान को महक की कितनी परवाह है। उसने महक के कान में ये बात बताई, मगर महक ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। खाना खाते हुए भी अहान पूरा वक्त बस महक को ही देख रहा था और सुजल ये बात नोट कर रही थी। वो बहुत खुश थी कि अहान आज भी महक से कितना प्यार करता है। तभी व्योम ने कहा, पापा आप अपना खाना क्यों नहीं खा रहे, कब से मम्मी को घूरे जा रहे हैं? महक ने गुस्से में कहा, व्योम तुम्हें कितनी बार समझाया है खाना खाते हुए बातें नहीं करते, कितनी बात करते हो तुम, चुपचाप खाना खाओ। महक का बिल्कुल मन नहीं था इस वक्त अहान के साथ खाना खाने का। तभी व्योम ने कहा, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, पापा सिर्फ आपको घूर ही रहे हैं, उन्होंने अभी तक एक रोटी भी खत्म नहीं की। तभी वियान ने जवाब दिया, मतलब हमारे पापा हमारी मम्मी से कितना प्यार करते हैं। महक ने गुस्से में अहान से कहा, अहान आप चुपचाप अपना खाना क्यों नहीं खा रहे हैं, कब से मुझे घूरे जा रहे हैं? अहान ने बड़ी ही उदासी से जवाब दिया, क्योंकि तुम अब मुझसे मिलने में नहीं वाली और शायद कल भी नहीं मिलोगी और शायद परसों भी, पता नहीं अब हम अगली बार कब मिलें, इसलिए मैं बस तुम्हें देखकर सेटिस्फाई हो जाना चाहता हूँ। महक ने अहान की इस बात का कुछ जवाब नहीं दिया। खाना खाने के बाद वो लोग घर जाने लगे। तभी वियान ने कहा, हमें पापा के साथ घर जाना है, अब हमें सुजल मासी के घर नहीं जाना।
व्योम ने भी जिद करते हुए कहा, हमें पापा के साथ ही जाना है। आहान ने महक से पूछा, दोनों को घर जाने का मन हो रहा है। मैं थोड़ी देर के लिए इन्हें घर ले जाता हूँ, लेकिन बाद में तुम्हारे पास ही भेज दूंगा। महक ने हाँ कहा और वहाँ से जाने लगी। आहान ने उसका हाथ पकड़ा, तुम भी थोड़ी देर घर चलो, हम थोड़ा टाइम साथ में बिताते हैं। महक ने अपना हाथ छुड़ाया और बोली, मुझे बहुत काम है, आप जाइए, लेकिन बच्चों का ध्यान रखना, उन्हें अकेले मत छोड़ना। अपनी बात कहकर महक एक पल भी वहाँ नहीं रुकी और सुजल के साथ उसके घर जाने के लिए निकल गई। रास्ते में सुजल ने आहान के बारे में बताया, मयूरी, आहान अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता है। उसकी याददाश्त जाने के बावजूद भी उसके मन से तुम्हारे लिए प्यार खत्म नहीं हुआ। तुम्हें पता है ना कि तुम कितनी खुशनसीब हो कि तुम्हें आहान जैसा पति मिला है, फिर तुम क्यों उसके साथ इतना रूड बिहेव कर रही हो? तुम जानती हो कि आहान जैसे सच्चा प्यार करने वाला बहुत ही किस्मत वालों को मिलता है। मुझे ही देख लो, 2 बार प्यार में धोखा खाया है मैंने, और वो भी उस सुदेश से जिसने आज तक कभी मेरा ध्यान नहीं रखा। महक ने कहा, ये तुम मेरे बजाय आहान का साथ क्यों दे रही हो? तुम्ही ने तो उसे स्कूल नहीं बुलाया था, कहीं उसने तुम्हें अपनी तरफ तो नहीं कर लिया? तुम मेरी दोस्त हो सुजल, तुम्हें आहान का पक्ष लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तक महक और सुजल घर पहुंच चुके थे। सुजल ने कहा, महक मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन तुम जानती हो कि मैं प्यार में कितनी अनलक्की रही हूँ, और जब मैं आहान को तुमसे सच्चा प्यार करते हुए या तुम्हारी इतनी परवाह करते हुए देखती हूँ तो मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगता है, और कहीं ना कहीं इस बात का बुरा भी कि तुम उसका प्यार समझ नहीं पा रही। अभी सुजल महक से बात कर ही रही थी कि अचानक से उसका फ़ोन बजा। उसने महक को देखा और फिर साइड में जा कर के फ़ोन उठाया और खुसफुसा कर बोली, ठीक है आहान, मैं अभी आती हूँ। आहान ने सुजल को उससे मिलने के लिए अपने ऑफिस बुलाया था। ऑफिस में जाकर सुजल ने कहा, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैंने आपसे कहा ना, वो बिल्कुल ठीक है और मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूँगी। आहान ने कहा, ठीक है, उसके पैर का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना, देखना वो ज़्यादा उछल कूद ना करे, तुम्हें पता है ना वो एक जगह बैठती नहीं है। सुजल ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, महक मेरी बहुत ही करीबी है और मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी। आहान ने उससे पूछा, क्या तुमने उसे हल्दी वाला दूध दिया? मैंने तुमसे कहा था ना, उसे उसके पैर के दर्द में आराम मिलेगा, मैंने घर जाते ही दे दिया था। यह सुन आहान ने उससे कहा, ठीक है सुजल, याद रखना, तुम्हें महक का अच्छे से ध्यान रखना है, उसे तुम्हारे घर में कोई भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए और ना ही कोई नुकसान पहुंचना चाहिए। मैंने तुम्हारे घर के आसपास थोड़े बहुत गार्ड्स लगा दिए हैं, लेकिन तब भी तुम्हें महक को प्रोटेक्ट करना है। सुजल देख रही थी आहान किस तरह उसे ऑर्डर दे रहा था, और उसे इस तरह आहान से ऑर्डर लेना बिल्कुल पसंद नहीं था। आखिरकार चाहे वो महक से कितना ही प्यार कर ले, मगर वो उसे क्यों बता रहा था कि उसे महक का कैसे ध्यान रखना है? अरे वो उसकी दोस्त थी, उसे इतना प्यार करती थी कि वो अपने आप उसका ध्यान रख लेगी। तभी आहान ने अपने ड्रॉवर में से कुछ पैसे निकाले और उन्हें सुजल को देते हुए कहा, ये लो, ये कुछ पैसे हैं, रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। सुजल ने गुस्से में आहान को जवाब दिया, आहान, क्या आप मुझे मेरी ही दोस्त का ख्याल रखने के लिए पैसे दे रहे हैं? आहान ने पैसे टेबल पर रखे और ये कहा, देखो सुजल, ये पैसे तुम्हारे और महक के खर्चे के लिए हैं, अगर कभी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ी तो तुम इस्तेमाल कर सकती हो। मैं तुम्हें रिश्वत नहीं दे रहा, ना ही खरीद रहा हूँ। तुमने हमेशा निस्वार्थ होकर महक की मदद की है, लेकिन मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ। मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम्हारे पास पैसों की कमी है और तुम महक से तो पैसे मांगोगी नहीं, तो बस जिस तरह तुम महक और मेरे बच्चों का ख्याल रखने के लिए मेरी मदद कर रही हो, इस तरह मैं भी ये पैसे देकर तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। सुजल को इस वक्त पैसों की ज़रूरत थी, क्योंकि ना तो उसके पास कोई नौकरी थी और ना ही ऐसी कोई सेविंग्स जिससे वो अपना घर चला सके। ऊपर से उसका और महक का रिश्ता कितना पुराना और गहरा था, ये बात वो तो जानती थी, मगर आहान नहीं जानता था। उसे लगा कि अगर वो इसी तरह निस्वार्थ होकर महक की मदद करती रही तो कहीं आहान को कुछ शक ना हो जाए, इसलिए उसने बिना कोई बहस किए वो पैसे रख लिए। जब आहान सुजल को पैसे दे रहा था तो मोनिका ने देख लिया था। वो अभी अभी ऑफिस आई थी, क्योंकि वो आहान और सुदेश के साथ डिनर के लिए जाने वाली थी। मोनिका ने तस्वीरें खींची और अपने पास रख ली। सुजल के वहाँ से जाने के बाद मोनिका आहान के पास गई और वो लोग डिनर के लिए निकल गए। डिनर पर सुदेश, मोनिका और आहान ही थे। आहान ने जाते ही कहा, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, बच्चे घर पर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए मैं बस फटाफट खाना खाकर यहाँ से निकलूँगा। सुदेश ने बोला, हाँ पता है, तुम बहुत ही बिजी मैन हो, 2 कंपनी संभाल रहे हो, 2 बच्चों को संभाल रहे हो,
तभी मोनिका ने सुदेश की बात बीच में काट कर कहा, और दो दो औरतों का खर्चा भी तो संभाल रहे हो। आहान ने हैरानी से मोनिका को देखा और बोला, क्या कहना चाहती हो तुम? मोनिका ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे ऑफिस आई थी तो मैंने देखा था तुमने सुजल को बहुत सारे पैसे दिए थे। क्या मैं जान सकती हूँ तुमने सुजल को पैसे क्यों दिए? मोनिका की बात सुनकर सुदेश भड़क गया और उसने कहा, क्या तुमने सुजल को पैसे दिए? अगर सुजल को पैसों की ज़रूरत थी तो उसने मुझसे क्यों नहीं मांगे? तुमने क्यों उसकी मदद की? आहान गुस्से में बोला, मैंने सुजल की कोई मदद नहीं की। मैंने उसे पैसे सिर्फ इसलिए दिए ताकि अगर महक को कभी ज़रूरत हो तो उसे पैसों की कोई कमी ना रहे। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इस बात का मुद्दा बनाने की कोई ज़रूरत है। लगता है तुम लोग यहाँ सिर्फ मुद्दा बनाने के लिए आए हो और मेरे पास उसका टाइम नहीं है। मैंने पहले ही कहा था मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अपनी बात कहकर आहान गुस्से में वहाँ से चला गया। तभी मोनिका ने सुदेश को भड़काते हुए कहा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आहान ने सुजल को एक नौकर की तरह महक का ध्यान रखने के लिए कहा है। उसे उनकी दोस्त समझनी चाहिए थी। लेकिन आहान का इस तरह पैसे देना, और सुजल ने पैसे ले भी लिए। माना कि वो तुम्हारे साथ नहीं रह रही, पर अभी भी तुम्हारी पत्नी तो है। तुमसे क्यों नहीं पैसे मांगे उसने, अगर उसे ज़रूरत थी तो? सुदेश ये सब सुनकर गुस्से से उठ खड़ा हुआ। इस बात का जवाब तो सिर्फ सुजल ही दे सकती है। चलो अब चलते हैं, बहुत देर हो रही है। बाहर पार्किंग में जाकर सुदेश ने मोनिका से कहा, तुम ड्राइवर के साथ घर जाओ, मुझे काम है। मोनिका ने सुदेश को समझाते हुए कहा, देखो अगर तुम सुजल से मिलने जा रहे हो तो याद रखना सिर्फ अपनी बेइज्जती ही करवा कर आओगे। उसको तुमसे कोई मतलब नहीं है, ना ही वो तुम्हें अपना पति मानती है। तुम क्यों उसके पास जाकर अपनी बेइज्जती करवाना चाहते हो? सुदेश ने जवाब दिया, क्योंकि वो मेरी पत्नी है और मेरी पत्नी पैसे के लिए मेरे ही दोस्त की पत्नी का ख्याल रखे, ये मैं सहन नहीं कर सकता। तुम जाओ यहाँ से, मैं देख लूँगा। तभी मोनिका ने कहा, अगर तुम सुजल से मिलने जा ही रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। मैं नहीं चाहती कि सुजल और महक तुम्हें फालतू की बातें सुनाए। सुदेश मोनिका से और बहस नहीं कर सकता था, इसलिए वह उसे भी अपने साथ ले गया। सुजल के घर पहुँचते ही जब डोर बेल बजी तो महक ने दरवाज़ा खोला। सुदेश ने गुस्से से कहा, सुजल कहाँ है? मुझे बात करनी है उससे। महक ने मुंह मोड़कर सुदेश और मोनिका को अंदर आने का इशारा किया और फिर जाकर सुजल से कहा, सुजल, सुदेश तुमसे मिलने आया है। सुजल को देखकर मोनिका ने बड़ी ही बनावटी आवाज़ में कहा, अरे सुजल, कैसी हो तुम? सुजल ने मोनिका और सुदेश को गुस्से में देखा और बोली, बिल्कुल ठीक हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि तुम लोग भी ठीक होंगे। इसलिए अब ये इधर उधर की बातें करने से बेहतर है कि सीधे सीधे बात बताओ, यहाँ क्यों आए हो और निकलो यहाँ से। सुदेश ने सीधा सुजल से कहा, सुजल, अगर तुम्हें यहाँ कोई परेशानी है, पैसों की कोई कमी है, तो तुम्हें मेरे साथ मेरे घर में रहना चाहिए। किसी और आदमी से जाकर पैसे लेने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। सुदेश की बात सुनकर सुजल उसके मुंह पर हंस पड़ी और बोली, अच्छा, तो अब तुम पैसों का लालच देकर मुझे घर से ले जाने आए हो? तुम्हें पता है ना, मौका पड़ने पर मैं सड़क पर खड़े रहकर भीख भी मांग लूँगी, पर कभी तुम्हारे साथ घर वापस नहीं आऊँगी। अब निकलो यहाँ से। तभी सुदेश ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, देखो सुजल, बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ घर चलो। मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ रहकर। सुजल का हाथ छोड़ो सुदेश। तभी वहाँ पर आहान की आवाज़ गूंजी। सब लोग आहान को वहाँ देखकर हैरान थे। वो तो बच्चों के पास घर गया था, तो अचानक से सुजल के घर क्या कर रहा था? आहान ने सुदेश और सुजल के बीच में आकर कहा, तुम मोनिका को यहाँ क्यों लेकर आए हो? अभी के अभी निकलो यहाँ से। सुदेश ने जवाब दिया, मेरी पत्नी को घर ले जाने आया हूँ। क्या इसके लिए भी मुझे तुम्हारी इजाज़त लेने की ज़रूरत पड़ेगी? क्यों, तुम कौन हो? जब सुजल ने कहा कि वो तुम्हारे साथ घर नहीं जाना चाहती, तो तुम उसे ज़बरदस्ती यहाँ से नहीं ले जा सकते। ये बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ। आहान की बदतमीजी देखकर सुदेश ने कहा, और तुम होते कौन हो मेरी और मेरी पत्नी के बीच में आने वाले? अच्छा, तो सुजल को कुछ पैसे देकर तुम उसे खरीदना चाहते हो, उसके मालिक बनना चाहते हो, उसे अपना नौकर बनाना चाहते हो? ये सब क्या कह रहा है सुदेश? महक ने सवाल पूछा, मगर तभी आहान ने सुदेश का कॉलर पकड़कर उसे कमरे के बाहर धक्का दे दिया और सुजल से कहा, दरवाज़ा बंद कर दो। आहान नहीं चाहता था कि महक को इस बारे में पता चले कि उसने उसका ध्यान रखने के लिए सुजल को पैसे दिए थे, या वो उसके लिए कुछ भी कर रहा था। सुदेश ने गुस्से में आहान से कहा, तुम मेरी पत्नी को नौकर बनाना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है मेरे पास पैसों की कमी है? मैं अपनी पत्नी का ध्यान नहीं रख सकता? आहान ने गुस्से में कहा, अगर ध्यान रख सकते होते
तो वो तुमसे इस तरह अलग नहीं रहती। इस वक्त मुझे सुजल की ज़रूरत है। महक को प्रोजेक्ट करने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए। मैं नहीं चाहता कि वो कहीं पर भी अकेली रहे। ऐसे में अगर वो सुजल के साथ रह रही है तो मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा कि सुजल महक को छोड़कर कहीं नहीं जाए। और तुम्हें यह अधिकार किसने दिया कि तुम मेरी पत्नी को अपनी पत्नी का बॉडीगार्ड बनाओ? मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी अपनी जान खतरे में डाले। वहीं दूसरी तरफ मोनिका अपनी नज़रों के सामने अपने दो सबसे करीबी दोस्तों को लड़ते हुए देख रही थी। उन दोनों ने गुस्से में एक दूसरे का कॉलर पकड़ लिया था। महक ने सुजल से कहा, सुजल हमें बाहर चलना चाहिए। पता नहीं ये दोनों बाहर क्या कर रहे होंगे। अगर इनका झगड़ा बढ़ गया तो। सुजल भी नहीं चाहती थी कि महक बाहर जाकर सुदेश और आहान का झगड़ा देखे। वो जानती थी कि आहान सुदेश से निपटने के लिए अकेली ही काफ़ी है। महक ने सुजल से जिद करते हुए कहा, सुजल मुझे बाहर जाना पड़ेगा। ये दोनों बहुत बुरी तरह लड़ रहे हैं। सुजल ने उसे समझाया, नहीं महक, हमें उनके झगड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा उनके झगड़े में पड़कर हम ही बुरे साबित होते हैं। जाने दो ना, करने दो उन्हें जो ठीक लगता है। वहीं बाहर मोनिका ने सुदेश और आहान को अलग करते हुए कहा, बस करो तुम दोनों। कब तक इन दोनों लड़कियों के पीछे इस तरह लड़ते रहोगे? तुम दोनों इतने अच्छे दोस्त हो, तुम्हें अपनी दोस्ती की कोई कदर है या नहीं? सुदेश ने गुस्से में आहान से कहा, अपनी बीवी को तुम्हारी नौकरानी तो मैं नहीं बनने दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। जब बाहर से लड़ने की आवाज़ बंद हो गई तो सुजल ने महक से कहा, देखो इनका झगड़ा खत्म हो गया है, अब तुम भी आराम कर लो, सब कुछ ठीक है। महक भी अपने कमरे में बच्चों के साथ आराम करने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद आहान ने सुजल को फ़ोन किया तो सुजल ने फ़ोन उठाकर कहा, इतनी रात को क्यों फ़ोन किया है? आहान ने जवाब दिया, यही बताने के लिए कि मैं तुम्हें जब सही लगेगा तो फ़ोन करूँगा और तुम्हें हमेशा मेरा फ़ोन उठाना है और मुझे महक की अपडेट देते रहनी है। सुजल ने गुस्से में आहान से कहा, क्या मेरे पास यहाँ कुछ और काम नहीं है? इस पर आहान बोला, इस वक्त तुम्हारा एक ही काम है, महक का ध्यान रखना। वहीं महक ने जब सुजल के कमरे के बाहर से आवाज़ आती हुई सुनी तो गुस्से से पूछा, सुजल इतनी रात को किसका फ़ोन आया है तुम्हें? उसे पूरा यकीन था कि कहीं ना कहीं शायद उसे आहान का ही फ़ोन आया होगा। सुजल ने जवाब दिया, किसी का नहीं, रॉन्ग नंबर था। ये कहकर उसने झट से फ़ोन काट दिया। उसके बाद अगले 3 दिन तक आहान और महक नहीं मिले और ना ही उनका आमना सामना हुआ। 3 दिन बाद आहान महक के ऑफिस की एक मीटिंग के लिए मिला। महक के पास जाकर उसने उसके बालों को टच करते हुए कहा, तुमने बाल कटवा लिए? क्यों? महक ने आंखें चढ़ाते हुए जवाब दिया, बाल नहीं कटवाए हैं, सिर्फ कर्ल किए हैं। इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मीटिंग कब स्टार्ट होगी? अभी तक स्टाफ क्यों नहीं आया? आहान ने बहुत ही प्यार से महक को किस किया और बोला, मीटिंग तो 3 घंटे के बाद शुरू होने वाली है। 3 दिनों बाद देख रहा हूँ तुम्हें, बहुत याद आई तुम्हारी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पहले ही बुला लिया ताकि हम अकेले में थोड़ा समय बिता सकें। महक ने गुस्से में आहान को देखा और कहा, आप सिर्फ मुझे पटाने की कोशिश करते रहिए, लेकिन जो मैं चाहती हूँ कभी वो मत करना। आहान ने उसे खुद के करीब खींच लिया और बोला, क्या चाहती हो तुम? यही तो चाहती हो कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहें। महक ने आहान को खुद से दूर धक्का दिया और बोली, खबरदार जो मुझे मेरी इजाज़त के बगैर छूने की कोशिश भी की है तो। आहान ने महक को ज़बरदस्ती अपने करीब किया और कहा, महक मैं सच बता रहा हूँ, आज की रात मुझे नींद नहीं आएगी अगर तुम मेरे साथ नहीं रही तो। 3 रातों से मुझे ठीक से नींद नहीं आई है। महक ने गुस्से से जवाब दिया, मैं आपके साथ एक पल नहीं रुकना चाहती क्योंकि आप सिर्फ अपनी बात मनवाते हैं, लेकिन आपने कभी नहीं सोचा कि आपकी इस हरकत के कारण मुझे कैसा फील होता है। आहान ने उसके करीब होते हुए कहा, तुम्हें जो फील होता है वो उससे अलग नहीं जो मुझे फील हो रहा है, और इस वक्त हमें सिर्फ एक दूसरे के साथ की ज़रूरत है। तभी महक ने कहा, 3 घंटे है ना अभी मीटिंग को, मैं वापस चली जाती हूँ, जब मीटिंग का टाइम होगा तब आ जाऊँगी। ये सुन आहान ने उसके बाहर जाने का रास्ता रोकते हुए कहा, तुम मेरी इजाज़त के बगैर कहीं नहीं जा सकती। जहाँ एक तरफ आहान और महक का रोमांस चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ घर में शुभम अपनी माँ कल्पना से कह रहा था, आपको नहीं लगता आपको महक से हमारे शेयर्स वापस ले लेने चाहिए? कल्पना ने जवाब दिया, जो शेयर्स तुम्हारे पापा अपने पोतों के नाम करके गए हैं, मैं उन्हें कैसे वापस ले सकती हूँ? शुभम ने कल्पना को जवाब दिया, क्यों, आप उनकी पत्नी हैं, क्या आपको पूरा बुरा नहीं लगता? वो आपके नाम 1 रुपये भी नहीं करके गए और 15% शेयर्स उस कल की आई लड़की को देकर चले गए। ये सुन कल्पना ने जवाब दिया,
वो शेयर्स इस घर के बच्चों के नाम पर ही हैं और मुझे शेयर्स की क्या ज़रूरत, जब मेरे बेटे हैं मेरा ख्याल रखने के लिए। मुझे जायदाद में क्यों दिलचस्पी होगी? दिलचस्पी होनी चाहिए। आपको क्या पता आपके बेटे कब पलट जाएं और आपको घर से निकाल दें, तब कहाँ जाएंगी आप? इस उम्र में इंसान के पास इतनी सेविंग्स और इनकम होना बहुत ज़रूरी है। कब तक हम आपका ख्याल रखते रहेंगे? कल्पना ने गुस्से से शुभम को देखा मगर कुछ कहा नहीं। शुभम भी वहां से चला गया और उसके बाद कल्पना भी ड्राइवर के साथ जाने के लिए निकली। ऑफिस में अहान ने अभी भी महक को बाहर जाने नहीं दिया था। अहान से परेशान होकर महक कॉन्फ्रेंस रूम में बैठकर ही खाना खाने लगी थी। महक ने अहान से कहा, आप कब तक मुझे इस तरह घूरते रहेंगे? जाइए ना, जाकर अपना काम कीजिए। क्या आपके पास काम नहीं है? अहान ने हंसते हुए जवाब दिया, मेरा काम तो कब का खत्म हो चुका। इस वक्त मेरे पास सिर्फ एक ही काम है, तुम्हें पटाने का। इन्हीं सब बातों में मीटिंग का टाइम भी होने लगा था और धीरे धीरे करके सारे एम्प्लॉयज़ मीटिंग के लिए आने लगे थे। मगर महक और अहान को एक साथ देखकर किसी ने भी कमरे के अंदर आने की हिम्मत नहीं की। तभी वहां कल्पना की आवाज़ गूंजी, महक, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी बेटा। कल्पना को देखकर अहान ने कहा, मॉम आप यहाँ? क्या हुआ, सब ठीक तो है? कल्पना बहुत ही परेशान लग रही थी। उसने जाकर महक से कहा, महक बेटा, तुम कब तक इस तरह घर से बाहर रहोगी? प्लीज़ अब घर वापस आ जाओ। रायजादा खानदान को उनकी बहू की ज़रूरत है। महक ने कल्पना को समझाते हुए कहा, मॉम ये ऑफिस है, हम इस बारे में बाद में भी बात कर सकते हैं। कल्पना ने जवाब दिया, ऑफिस के बारे में ही तो बात करने आई हूँ बेटा। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, तुम प्लीज़ अपने शेयर्स अहान के नाम कर दो। अहान के पास मेजर शेयर होल्डिंग हो जाएगी तो वो कंपनी का मालिक बन जाएगा और फिर तुम कंपनी के मालिक की बीवी की हैसियत से घर में और ऑफिस में रह सकती हो। प्लीज़ अपनी जिद छोड़ दो बेटा। महक देख रही थी कि आज किस तरह कल्पना का व्यवहार उसकी तरफ पूरी तरह से बदला हुआ है। आज से पहले तो उसने कभी उसके सीधी मुँह बात भी नहीं की थी। कल्पना ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटा मैं जानती हूँ कि आज से पहले मेरा बिहेवियर तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं था, लेकिन आज मेरी मजबूरी है। महक को समझ नहीं आ रहा था कि कल्पना के बिहेवियर में अचानक से इतना बदलाव कैसे आया है। दरअसल शुभम की बातें सुनकर कल्पना बहुत ही डर गई थी। उसे शुभम की नीयत पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसे तो मानो यकीन सा ही हो गया था कि कंपनी की मेजर शेयर होल्डिंग अगर उसके नाम हो गई तो वो एक एक करके सबको जायदाद से निकाल ही देगा और किसी के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा। इतने वक्त से जिस तरह शुभम का बिहेवियर बदला था, कल्पना समझ गई थी कि सौतेला बेटा ही सही, मगर उसके लिए बेहतर यही होगा कि रायजादा खानदान का वारिस और मालिक अहान ही बने। वहीं दूसरी तरफ महक गुस्से में अहान को देख रही थी। उसे लग रहा था कि ये सब अहान का किया धरा है। उसने अपनी माँ को बहलाकर यहाँ बुलाया ताकि वह उसके शेयर्स की बात कर सके। तभी कल्पना ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटा मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, घर वापस चलो और अपने शेयर्स अहान को देकर उसे कंपनी का CEO बना दो। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और इस मुसीबत के वक्त में तुम एक साथ ही रहोगे। मेरी बात मान लो। महक गुस्से में अहान को देख रही थी। उसे लग रहा था कि कल्पना को यहाँ पर यह नाटक करने के लिए अहान ने बुलाया है ताकि उसका ड्रामा इसी तरह चलता रहे और महक उसके नाम शेयर्स करने पर मजबूर हो जाए। वो सोच भी नहीं सकती कि अहान को जायदाद से इतना नफा कैसे पड़ता है कि वो कंपनी का मालिक बनने के लिए अपनी माँ का इस्तेमाल कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अहान धीरे धीरे चल के अपनी माँ के पास गया। उसने उनके हाथ पकड़े और बोला, मॉम आपको महक के सामने इस तरह रिक्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल्पना ने नकारते हुए कहा, नहीं बेटा, अगर महक मेरी बात मान जाती है तो मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। मॉम प्लीज़ आप ये सब मत कीजिए, महक ने जवाब दिया। मगर तभी अचानक से कल्पना को चक्कर आ गए और वो बेहोश हो गई। अहान ने उसे गिरने से संभालते हुए कहा, मॉम मॉम आप ठीक तो हैं? अहान जोर से चिल्लाया, एम्बुलेंस बुलाओ। अगले आधे घंटे में कल्पना को अस्पताल ले जाया गया। सभी लोग कल्पना के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। तभी शुभम भी वहां आया और वो ये देखकर हैरान था कि हर्षिता उसके पहले से ही वहां मौजूद थी। शुभम ने गुस्से में हर्षिता से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा? हर्षिता ने जवाब दिया, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब थी, यहाँ पर आना मेरा फर्ज था। मैं कितनी बुरी बहू साबित होती अगर यहाँ नहीं आती तो। तभी डॉक्टर ने बाहर आकर बताया, कल्पना जी को होश आ गया है, आप लोग उनसे मिलने जा सकते हैं। कल्पना के वार्ड में जाकर हर्षिता ने रोने का नाटक करते हुए कहा, मॉम अब आप कैसी हैं? हर्षिता को वहां देखकर कल्पना ने अपना मुंह मोड़ लिया। उसे हर्षिता से बात करने में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी।
हर्षिता ने नाटक रचते हुए कहा, मोम, क्या आपकी हालत महक की वजह से हुई है? मैंने सुना कि किस तरह आपने उस रिक्वेस्ट की कि वो उसके शेयर्स आहान को दे दे, और उसने आपकी बात नहीं मानी। आखिर वो अपने पति को अपने शेयर्स क्यों नहीं दे रही? ये कैसी बहू है रायजादा खानदान की? शुभम ये जानकर बहुत गुस्सा हो गया था कि कल्पना चाहती थी कि महक अपने शेयर्स आहान को दे दे। वो समझ गया था कि कल्पना के दिमाग में क्या चल रहा है। उसने गुस्से में हर्षिता से कहा, क्यों देगी महक भाभी अपने शेयर्स आहान को? वो उनका हिस्सा है, उनके बच्चों का हक है, उनका पूरा हक बनता है उस पर। और तुम क्या यहाँ खड़े होकर नेतागिरी कर रही हो? वहीं दूसरी तरफ महक, जो कल्पना की दवाइयाँ लेने गई थी, जब वो वापस आई तो उसने देखा कि वार्ड में शुभम और हर्षिता पहले से ही मौजूद हैं। इसलिए उसने बाहर खड़ी नर्स से पूछा, माँ की तबीयत कैसी है? नर्स ने जवाब दिया, जी उनकी हालत में अब काफ़ी सुधार है, बस उन्हें बहुत कमजोरी थी। आहान ने महक से कहा, तुम बाहर खड़े होकर माँ की तबीयत के बारे में क्या पूछ रही हो? चलो अंदर, हम उनसे मिलने चलते हैं। महक ने जवाब दिया, कोई ज़रूरत नहीं है, इस वक्त वो मुझसे नाराज़ है। मैं जानती हूँ उन्हें मेरा अंदर जाना नहीं पसंद आएगा। उसने कल्पना की दवाइयाँ आहान को दी और कहा, ये मोम की दवाइयाँ हैं, दे देना उन्हें, मैं चलती हूँ। ये कहकर महक वहाँ से जाने लगी। तभी आहान के पास किसी का फ़ोन आया। फ़ोन पर दूसरी तरफ एक आदमी ने कहा, कैसे हो आहान, क्या चल रहा है? आहान ने बहुत इज्जत से कहा, मुझे आप ही के फ़ोन का इंतज़ार था। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? तभी दूसरी तरफ मौजूद आदमी ने कहा, उम्मीद करता हूँ कि तुम पूरी तरह से रायजादा खानदान के मालिक बनने की तैयारी कर चुके हो। मुझे नहीं पता तुम क्या तरीके अपनाते हो, मगर रायजादा की जायदाद तुम्हारी होनी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, वही होगा जो आप चाहते हैं। ये कहकर आहान ने फ़ोन रखा। महक आहान को घूर रही थी कि आखिर आहान किससे बात कर रहा था। फ़ोन रखते ही आहान की आंखों में अचानक से गुस्सा सा भर गया। उसने अचानक से महक की कलाई कसकर पकड़ ली और कहा, मुझे शेयर्स दे दो महक, तुम्हारी भलाई इसी में है। महक ने गुस्से में देखा। वो जानती थी कि इस फ़ोन के बाद ही आहान का व्यवहार बदला है। इसका मतलब ज़रूर कोई तो है जो आहान को उससे शेयर्स लेने के लिए कह रहा है, मगर कौन है वह? उसने पूछा, किसका फ़ोन था? किसने आपसे फिर से जायदाद की बात की जो आपका दिमाग खराब हो गया है? पहले आप मुझे ये बताइए। आहान ने गुस्से से कहा, इसका तुमसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम सिर्फ मुझे मेरे शेयर्स दे दो। महक ने जवाब दिया, मैं आपको आपके शेयर्स ज़रूर दे दूंगी, लेकिन आपको मुझे बताना होगा कि कौन है वो जो आपको रायजादा खानदान की जायदाद हासिल करने के लिए इतना मजबूर कर रहा है। आखिर क्या कारण है? देखिए आहान, मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप कभी भी पैसे या जायदाद के पीछे इतने पागल नहीं होंगे। ज़रूर कुछ तो बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। बताइए मुझे, किसका फ़ोन आया था आपको? आहान ने उसे दूर होते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, बस तुम्हें मुझे शेयर्स वापस कर दो और घर वापस चली जाओ। हमारे लिए यही अच्छा है, और हमारे बच्चों के लिए भी। महक ने गुस्से से जवाब दिया, बिल्कुल भी नहीं। आपको शेयर्स वापस करके कंपनी का मेजर शेयर होल्डर बनाने के बाद मैं अपने बच्चों के साथ उस घर में लौटूं जहां वो शुभम चील की तरह हमारी जान के पीछे पड़ जाएगा। मजाक लगता है क्या आपको ये सब? आप मुझे बताइए, आपके पास किसका फ़ोन आया था? आहान, आपको मुझे बताना होगा कौन था फ़ोन पर।